ईवीएम से रिटर्न में ट्रांसमिशन होता है। ईवीएम मशीन बंद होने पे भी, खासतौर पे ईसीआईएल की जो मशीनें हैं, बंद होने पे भी उस पर ट्रांसमिशन होता है। रैंडमाइजेशन के बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कौन सी पोलिंग स्टेशन पे जाएगा। ईवीएम सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कैंडिडेट सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी हाँ, पहली बार इलेक्शन कमिश्नर का सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन ईवीएम पर। प्रियंका अखिलेश पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। क्या फिर से होगा मतदान? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का खास सेगमेंट खबर और विश्लेषण। दोस्तों, आज चौंकाने वाली खबर है, आज चौंकाने वाला स्टिंग ऑपरेशन है, आज चौंकाने वाला रुख दिख रहा है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे के आने के बाद पूरे देश में इन नतीजों को लेकर के चर्चाएं हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि कई सारी ऐसी नजीरें सामने आई जिसमें किसी गांव में महज 350 वोट के आसपास, लेकिन वहां पर काउंटिंग हो गई 650 वोट की। और ऐसे में गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों से लेकर के संसद से सड़क तक हंगामा मचा था। मगर इसी बीच में एक स्टिंग ऑपरेशन ने भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नींदें उड़ा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इस वक्त दाएं बाएं झांक रहे हैं और ऐसे में उस स्टिंग ऑपरेशन में दावा करने वाले शख्स के खिलाफ में घबराहट में एफआईआर दर्ज करा दी गई। क्या एफआईआर दर्ज करा देने से सच छुप जाएगा? आखिर क्या है वो स्टिंग ऑपरेशन जो पहली बार सामने आया है और जिस स्टिंग ऑपरेशन में यह दावा किया गया कि आप जिस सीट को चाहें, जिस विधानसभा को चाहे, जिस लोकसभा को चाहे, वहां पर बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी के पक्ष में नतीजे आ जाएंगे। और सिर्फ यह दावा उस स्टिंग ऑपरेशन में नहीं किया गया, बल्कि उस दावे के पीछे की तमाम तकनीकी बारीकियों को भी समझाया गया। और यह सब कुछ अमेरिका में बैठे एक सिक्योरिटी हैकर की तरफ से किया गया। मगर इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद राजीव कुमार, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं कि आखिर जनता के विश्वास का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाई हुई है कि क्या कहीं कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस दोनों प्रदेशों के नतीजों को पलट देगा, फिर से मतदान कराएगा। क्या राजीव कुमार ये नहीं सोच रहे हैं कि दोबारा से मतदान कराए जाएंगे, दोबारा से वोटिंग होगी? क्योंकि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने इसके खिलाफ में एक मोर्चा खोल दिया है और कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के न सिर्फ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं ताकि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव को पलट दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश पारित करे कि दोबारा से चुनाव हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और इस स्टिंग ऑपरेशन को मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, पूरा कन्वर्सेशन सुनाऊंगा। आपकी रूह कांप उठेगी, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सब कुछ ईवीएम के साथ में हो सकता है। और अभी तक सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष को इस बात को लेकर के खारिज करता रहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट में भी इसको सही माना है। आपको एक एक करके वो पूरा वीडियो में आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले बताएं इस स्टिंग ऑपरेशन की ऑथेंटिसिटी क्या है, इस स्टिंग ऑपरेशन की विश्वसनीयता क्या है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस ने, उसके अंडरकवर रिपोर्टर्स ने इस स्टिंग ऑपरेशन को किया है और इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद मोदी, शाह से लेकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नींदें उड़ी हुई हैं और विपक्ष एक बार फिर से उत्साह में है। विपक्ष एक बार फिर से यह कहने की कोशिश कर रहा है कि साहब देख लिया ना, हम जिस बात के दावे कर रहे थे वही हुआ है, क्योंकि वो हो सकता है, क्योंकि यह स्टिंग ऑपरेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। इस स्टिंग ऑपरेशन को देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से किया गया, उसके अंडरकवर रिपोर्टर्स ने किया है। और अब माना यह जा रहा है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे दोबारा से आएंगे? क्या दोबारा से मतदान होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान लेगा? क्या अखिलेश और प्रियंका गांधी की इस पहल के बाद में मजबूर होना पड़ेगा देश को और सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि विश्वास, जनता की विश्वास का सवाल है। आपको आइए सबसे पहले दिखा देते हैं इस स्टिंग ऑपरेशन की एक एक लाइनें सुनिए
किस तरीके से एक एक सीट पर 53 करोड़ रुपए लेकर के जिसके खाते में चाहे वो सीट डलवाने की बात की जा रही है, और पूरी तकनीकी बुनियाद पर पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ में कि कैसे होगा ये सब कुछ संभव। सुनिए और देखिए इस हिला देने वाले स्टिंग ऑपरेशन को। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है अल्पेश जी। नमस्कार। अल्पेश जी हैं ये हमारे। इनका आपको पता होगा, इनके पास 102 सीट्स इनको दी गई है। 75 इनको करवाना है। The number is between 60 to 75. We'll give you definite digit once we finalize this. 63 होंगे आपके यहाँ। 63 आप बोल रहे हो कि कंफर्म हो जाएगा? हाँ 63 कंफर्म होगा। But 63 जो हम नाम देंगे वही ना? आप दे दो नाम। 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है, लेकिन मेरे को वीवीपैट की मशीन की डिटेल्स चाहिए। तो आप 63 कौन से वो बता सकते हैं, ताकि हम उसमें से फिर अपना जो होगा वो निकाल के आपको ये कर देंगे। 63 मेरे पास एक्सेस तो पूरे 281 का है। आउट ऑफ 288 281 का पूरों का एक्सेस है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आइसोलेशन इम्पॉसिबल है। 63 का क्या हमको ये बैठ जाएगा खर्चा? एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा? देखिए फिलहाल SS7 का टर्मिनल एक्सेस जो अभी राइट नाउ का आज के यानी 15 तक का लॉक इन है, वो पड़ रहा है करीब 6,72,000 चेंज में पड़ रहा है। 6,72,000 US डॉलर। 6,72,000। ओके, दिस इज इन रुपी और डॉलर? दिस इज इन रुपीज? नहीं, ये US डॉलर में पड़ रहा है। ओके, अब इंडियन रुपी में कराओ तो 52 CR 53 CR के आसपास पड़ रहा है। जी जी। ये कितने सीट्स का था? टोटल एक्सेस है इसका, पेंस अगर करके देखो तो टोटल एक्सेस हो रहा है 181 सीट पे। आपने हमसे 20 लोग मांगे थे। 60 to 64 लोग चाहिए होंगे मेरे। 60 to 64 मतलब इनका क्या रोल होगा, या ये किस लिए आप कैसे आपको हेल्प कर सकेंगे? आइसोलेट द सिग्नल। ओके। अब इंडिया में 2G नेटवर्क नहीं रहा, सारे 4G 5G पे है। तो 2G नेटवर्क को आइसोलेट करने के लिए आई नीड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 102 and 150। तो ये लोग हम तो आपको देंगे या आपके रहेंगे? हाँ, ये 60 to 64 पीपल आप लेंगे, चूज करेंगे, आपके रहेंगे या हम आपको प्रोवाइड करें? उसमें कुछ नहीं है। आई नीड समवन टू कैरी अ फोन and access the application, a particular application which will scan the area and come up with that, okay, which frequency which we can isolate। एक फ्रीक्वेंसी पुलिस का रेडियो यूज करता है, वॉकी टॉकी का जो नेटवर्क है, और उसी के लगभग वही शॉर्टवेव के ड्यूरेशन में ईवीएम की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। So I need to isolate that के ओके किसी के साथ इंटरसेप्ट ना हो। रैंडमाइजेशन के बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कौन से पोलिंग स्टेशन पे जाएगा, ओके, वो एक पीडीएफ में आता है, ओके, और उसके सीक्वेंस भी होता है। देखिए ईवीएम सबसे बड़ा जो चैलेंज है कैंडिडेट सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर पार्टी का एक यानी नेशनल पार्टी है, जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस का सीक्वेंस शुरू होता है INNP से शुरू होता है, बीजेपी का INBP से शुरू होता है, रीजनल पार्टी है तो रीजनल पार्टी का अलग शुरू होता है। तो हर कैंडिडेट का उसके साथ सीक्वेंस जुड़ता है। कोई पोलिंग बूथ पे यानी मान लीजिए 300 पोलिंग बूथ है, 300 पोलिंग बूथ में 50 पोलिंग बूथ पे वो कैंडिडेट 1 पे कांग्रेस रहेगा, 50 पोलिंग बूथ पे कैंडिडेट 2 कांग्रेस पे रहेगा। तो ये सीक्वेंस जो अलग हो रहा है उससे दिक्कत ये आती है कि अगर मैं कैंडिडेट एक के ऊपर ही पूरा मारूं, और अगर एक कैंडिडेट के ऊपर अगर कांग्रेस 50 जगह है 100 जगह नहीं है, समझ गया, तो मेरे हाथ से जो है बीजेपी जीत जाएगी। समझ गया। तो ये चाहता मैं, अगर मेरे पास वीवीपैट की डिटेल्स है तो ओके आई नो कि भाई ये वीवीपैट के अंदर बिट सीक्वेंस कौन सा है, कौन से बटन के ऊपर
कौन से कैंडिडेट का सिंबल लगा हुआ है मुझे ये पता चल जाता है, एटलीस्ट आई कैन रीड दैट। सो मेरे को एग्जैक्टली वो फाइल रैंडमाइजेशन के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर से आप पूछो, रिटर्निंग ऑफिसर दे देता है। डिटेल्स मिलने के बाद फिर आप किस तरह से करेंगे? इलेक्शन वोटिंग के दिन ही होगा या कैसे होगा और किस तरीके से होगा? मैं तो पहले ही प्री प्रोग्राम जितने हैं उसको फ्लिप कर देता हूँ। यहाँ पे प्री प्रोग्राम्ड है बीजेपी के फेवर में, मैं उसको ऑलरेडी फ्लिप करके रखता हूँ। लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वो जो ट्रांसमिशन शुरू करते हैं मैं इसको इंटरसेप्ट कर लेता। तो जब वो फाइल सेंड करते हैं तो उनको रिटर्न में एक फाइल आती है, ईवीएम से रिटर्न में ट्रांसमिशन होता है, वो फाइल उनके पास आती है। तो दे हैव कंफर्मेशन के भाई हाँ हमारी फाइल चली गई है। तो मैं उसको बीच में इंटरसेप्ट करता हूँ और मैं अपनी तरफ मेरे पास से जो फाइल जा रही है मैं वो भेज देता हूँ। उनके पास कंफर्मेशन चला गया कि फाइल ट्रांसफर हो गई, लेकिन फाइल मैं अपनी ट्रांसफर करता हूँ और उनकी फाइल ट्रांसफर नहीं होने देता। ज्यादा क्रूशियल होते हैं क्योंकि बीच के 2 दिन में जहां पे इनका ट्रांसमिशन नहीं हुआ, कमाल की बात यह है कि ईवीएम मशीन बंद होने पे भी, खासतौर पे ECIL की जो मशीनें हैं बंद होने पे भी उस पर ट्रांसमिशन होता है, नो मैटर व्हाट। आप जैसे ही मशीन खुलेगी, नया अगर फाइल आ गई तो वो ट्रांसमिशन के अंदर गिनी जाती है। तो वो आसान है उनके लिए। एंड आई हैव टू बी कॉशियस फॉर द नेक्स्ट 3 days। every single minute of the hour I have to constantly scan कि भाई कोई ट्रांसमिशन हो रहा है क्या। तो दोस्तों, आपने इस हैरान करने वाले स्टिंग ऑपरेशन के इस वीडियो को, उनके एक एक शब्द को सुना, किस तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप के अंडरकवर रिपोर्टर खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी के डेलीगेशन के तौर पर, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले शख्स के तौर पर पेश करते हैं। वो शख्स जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, वो शख्स जो कि यह कहता है कि अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसी के सहारे से या अमेरिका की सिक्योरिटी तकनीक के सहारे से वो इस पूरी मशीन को ऑपरेट कर सकता है, और उसने दिखाया और बताया कैसे कैसे ये ऑपरेट होगा। उसने दर्शा दिया, उसने कहा कि 288 सीटों में से 281 सीटों पर उसका एक्सेस है महाराष्ट्र के। लेकिन उसने कहा, जब रिपोर्टर्स की तरफ से यह कहा गया कि साहब हमें 75 सीटों पर, 100 में से 75 पर, क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता नतीजों में? उसने कहा कि 75 का फिलहाल नहीं, लेकिन 63 सीटों का मैं खुलेआम जिस तरीके से चाह कर सकता हूं, बस उसमें 1-2 लोगों की मुझे सहयोग की जरूरत है, क्योंकि जहां मतदान चल रहा है, जहां पर ईवीएम है, उसके उस दायरे में होना चाहिए। यह अपने आप में चौंकाता है स्टिंग ऑपरेशन। दोस्तों आपको बताएं, मगर चुनाव आयोग ने क्या किया, महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने क्या किया, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने क्या किया, उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया जो अमेरिका में बैठा हुआ है। और इंडिया टुडे ग्रुप के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने, जिन्होंने वीडियो कॉल करके जरिए बातचीत की थी, चुनाव आयोग ने उस चैनल को बुला करके पूछा नहीं, उस अंडरकवर रिपोर्टर को बुला करके पूछा नहीं कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसका रॉ फुटेज दीजिए, ये किस तरीके से संभव हुआ। लेकिन घबराए हुए चुनाव आयोग ने उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया जो अमेरिका में बैठ करके हैक करने के और नतीजे बदलने के दावे कर रहा है। क्या भारत अमेरिका से उस शख्स से प्रत्यर्पण करा करके ला पाएगा देश में? क्या उससे पूछताछ कर पाएगा? और बजाय इसके कि उस पर FIR दर्ज करके आप अपनी नाक, अपनी ईगो बचा रहे हो, बजाय इसके कि आपको पूरे विश्व के एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए कि ये टर्निंग पॉइंट है, एक मौका है, उस हैकर्स को भी बुलाना चाहिए जो अमेरिका में बैठकर जिसने दावा किया है, और दुनिया के, इजराइल समेत दुनिया के तमाम बड़े हैकर्स को बुला करके और पब्लिकली लाइव टेलीकास्ट के बीच में हैक करने की चुनौती देना चाहिए और दिखाना चाहिए। क्योंकि राजीव कुमार जो खुद को जाहिर तौर पर है, एक ऑटोनोमस बॉडी है चुनाव आयोग, गर्चे इस वक्त आरोप लगता हो उसके ऊपर, लेकिन अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं का होना वहां जरूरी है। हैकर्स को बुला करके वहां पर इस प्रक्रिया को अंजाम देने की बात कहनी चाहिए, लेकिन ऐसा सत्ता पक्ष ने नहीं किया, ऐसा चुनाव आयोग ने नहीं किया, ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं किया, बल्कि इस पूरे मामले को दबाने के लिए उस शख्स के खिलाफ में कई अहम महत्वपूर्ण धाराओं में FIR दर्ज करा दी है। अब आप सोचिए, आप तय कीजिए कि चल क्या रहा है, सच क्या है। इसलिए हमने लिखा, क्या फिर से होगा मतदान?
क्या चुनाव आयोग इस पर अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या चुनाव आयोग फिर से इस पूरे प्रोसेस को, उस हैकर्स को हैक करने के लिए दावत देगा कि आइए वो करके दिखाइए? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान लेगा? क्या प्रियंका और अखिलेश यादव जिस तरीके से मुहिम चला रही हैं उसका असर यह होगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान फिर से कराए जाएंगे और नतीजे पलट जाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा कई सारी ऐसी जगहों पर जहां पर ईवीएम जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा काउंटिंग देखी है। कई सारे ऐसे गांव हैं, कुछ गांव ऐसे जहां पर 320-25 वोट थे, लेकिन उस गांव की काउंटिंग हुई 600 के पार। आप तय कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता के जरिए चलाया जाता है और जो सत्ता पक्ष में हुक्मरान बैठे हुए हैं ये जनता के मैनेजर है। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि आपने जिन लोगों को सैलरी देकर के काम पर रखा है देश को चलाने के लिए, क्या वो सही से काम कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं? ईवीएम से रिटर्न में ट्रांसमिशन होता है। ईवीएम मशीन बंद होने पे भी, खासतौर पे ECIL की जो मशीनें हैं, बंद होने पे भी उस पर ट्रांसमिशन होता है। रैंडमाइजेशन के बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कौन सी पोलिंग स्टेशन पे जाएगा? ईवीएम सबसे बड़ा जो चैलेंज है कैंडिडेट सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर।